नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आज के यह जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आप उसको अच्छी तरीके से याद कर सकें, तथा आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो आप उसे कमेंट करके हमें बताते चलें। अन्यथा आप एक कॉपी भी ले सकते हैं, उसमें प्रश्न संख्या दे करके उसका ऑप्शन को लिखते चल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और अभी आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी अत्यधिक आवश्यकता है। साथियों, आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हिंदी एक काफ़ी शानदार सब्जेक्ट है आपकी परीक्षा में अंक लाने का। और साथियों, हमने पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 किया है, यानी कि हम सभी गदखंड से जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा था, साथ ही साथ इसके उत्तर का भी विश्लेषण किया था। आइए, यानी कि हम सभी 50 महत्वपूर्ण गदखंड के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ चुके थे। अब आज के हम लोग इस क्लास में काव्यखंड के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो का आपका यह अंतिम प्रश्न था, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति था, ऑप्शन बी। और आज आपका यह रहा 51 नंबर प्रश्न। तो साथियों, जो भी प्रश्न आपको याद हो आप उसे कमेंट में हमें बताते चलिएगा, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। और दूसरी बात कि अगर आपको जो प्रश्न नहीं याद हो या आप उसे गलत बना पा रहे हो, तो उससे शर्मिंदा ना हो करके आप उसे अच्छी तरीके से तुरंत याद कर लें। चलिए, 51 नंबर प्रश्न है, जायसी की काव्य की मुख्य भाषा कौन सी थी। देखिए साथियों, कड़बक पाठ के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, उनकी भाषा कौन सी थी। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या अरबी। तो जायसी की काव्य की भाषा जो थी ना, वह अवधी थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। तो प्रेम के पीर के कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी को ही कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर होगा। साथियों, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को विश्लेषण करते चलिएगा, सारे प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा, क्योंकि हमारी ऐसी 100% गारंटी है कि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 53 नंबर प्रश्न है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है। आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से या पद्मावत से। तो कड़बक जो है ना वह पद्मावत से लिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 54 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। कमल, कुमुद, सरोवर या दर्पण से। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो है वह दर्पण से की है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों, आप यह महसूस ही कर पा रहे होंगे कि कितने शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जो डायरेक्ट रूप से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में लड़ सकते हैं। 55 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली। तो सूरदास जी जो है ना वह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन ए नंद की गोद में, ऑप्शन बी यशोदा की गोद में, ऑप्शन सी यमुना के किनारे या ऑप्शन डी कदम्ब के पेड़ पर। तो कृष्ण जो है वह नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 57 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सूरदास किस चीज की भूख है। सूरदास को साथियों, जो सूरदास कवि हैं उनको किस चीज की भूख है। कृष्ण के जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी को कृष्ण के जूठन की भूख है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कौन सी रचना सूरदास की है।
सतसई, दोहावली, सुरसागर या गीतावली? कौन सी रचना जो है वह सूरदास जी की है? तो सुरसागर जो है वह सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 59 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी? तो तुलसीदास जी जो है ना वह राम मार्गी कवि हैं, राम को मानने वाले हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। 60 नंबर ऑब्जेक्टिव है तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास जी को जो है ना वह किसकी भूख है जी? तो तुलसीदास जी को भक्ति की भूख है। भक्ति की यानी कि राम जी की भक्ति की भूख है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दिन की दुखिया के रूप में, सीता जी के दास के रूप में? तो तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय सीता जी के दास के रूप में दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी प्रयाग में? तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वह राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। 63 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास जी जो थे ना वह किसके समकालीन थे? तो यह तुलसीदास जी के समकालीन थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास की कविताओं को सुनकर के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65 नंबर ऑब्जेक्टिव है छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6 या 7? तो जो छप्पय है वह जो है 6 पंक्तियों का जो होता है छंद होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है 66 नंबर कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में या हिंदू मुसलमान में? तो कबीर जो हैं वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं? तो छत्रसाल की तलवार ने जो है वह रौद्र रूप धारण कर रखा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना भूषण का है? साकेत, कमायनी, भक्तिमाल या शिवराज भूषण? कौन सा रचना है वह भूषण का है? तो शिवराज भूषण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 69 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह या इनमें से कोई नहीं? तो भूषण के प्रिय नायक कौन है जी? तो भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो जो भूषण जी के पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला आपका 71 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1880 में, 1885 में, 1889 में या 1890 में? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो उनका जो जन्म है वह 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 72 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी पंत? तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के जो रचयिता हैं वह कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
73 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई के मृत्यु होने पर, पिता के मृत्यु होने पर, पुत्र के मृत्यु होने पर या पति के मृत्यु होने पर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना तब मुश्किल हो जाता है जब उसके पुत्र की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र है, उनका पोता है, उनका छोटा भाई है या इनमें से कोई नहीं। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना जो है या उनका पुत्र है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक पुत्र मृत के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? खिलौना, छौना, खोया धन या अनमोल रतन। तो पुत्र वियोग कविता में जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, वह अपने पुत्र को खिलौना भी कहती हैं, छौना भी कहती हैं, खोया धन भी कहती हैं, लेकिन अनमोल रतन नहीं कहती हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 76 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वन्य को असहाय क्यों कहती हैं? पिता के वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह स्वन्य को असहाय इसलिए कहती हैं क्योंकि उनका पुत्र वियोग हो जाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, उनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कवि शिरोमणि कहते हैं, कवि रत्न कहते हैं या कवियों का कवि कहते हैं या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा गया है। इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न है किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का या नायिका के सौंदर्य का? तो किसका जादू टूटता है? उषा का जादू टूटता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो उषा का जादू जो है वह सूर्योदय होने पर टूट जाता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। साथियों, तो आप सभी यह जितने भी प्रश्नों को पढ़ रहे हैं ना, यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और हमें कमेंट में अंत में अवश्य बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न सही आपने बनाए हैं। 80 नंबर ऑब्जेक्टिव है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? पंत, निराला, ज्ञानेंद्रपति या शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है जी? तो वह शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 81 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? नेता को, जनता को, आकाश के तारे को या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति बोध ने जो सितारा है वह किसको कहा है जी? तो जनता को कहा है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 82 नंबर ऑब्जेक्टिव है मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? आजादी, नया खून, करमवीर या सरस्वती। तो मुक्ति बोध जो हैं वह किसका संपादन किए हैं? तो वह नया खून का संपादन किए हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 83 नंबर ऑब्जेक्टिव है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति बोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या डॉक्टर नागेंद्र। तो जो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है जी? मुक्ति बोध जी हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 84 नंबर प्रश्न है कि मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या नागपुर विश्वविद्यालय। तो मुक्ति बोध ने जो है ना वह किस विश्वविद्यालय से जो है वह एमए का डिग्री लिया है? तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला आपका 85 नंबर और काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि अधिनायक कौन है? विपक्षी दल, सरकारी सेवक,
सत्ताधारी वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो अधिनायक जो है वह कौन है जी? तो यह एक सत्ताधारी वर्ग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरचरना कौन है? घर का नौकर है। ये दोनों प्रश्न साथियों काफी बार आपकी परीक्षा में रिपीटेड हैं। एक आम आदमी है, एक चरवाहा है या इनमें से कोई नहीं। तो हरचरना जो है एक आम आदमी का प्रतीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 87 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? दिनमान, रविवार, आज, अमर उजाला। तो रघुवीर सहाय जी जो है ना, वह किस समाचार पत्र, तो यह जो है वह दिनमान समाचार पत्र के दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्र के प्रधान संपादक थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 88 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध, कहानी, कविता या आलोचना। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है वह एक प्रकार का क्या है? कविता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 89 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, हारे को हरिनाम या मौत मुस्कुराई। तो कौन सी कृति जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 90 नंबर ऑब्जेक्टिव है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है या समझाती है। तो जो पत्नी है वह बिटिया को क्या करती है? समझाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91 नंबर ऑब्जेक्टिव है, पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है या मारता है। तो पिता जो है वह बिटिया को सिखलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 92 नंबर ऑब्जेक्टिव है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता हैं? नीरज, बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी। तो प्यारे नन्हे बेटे को पाठ के जो रचयिता हैं वह कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 93 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सतना मध्य प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़, सागर मध्य प्रदेश या इनमें से कहीं नहीं। तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है वह दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 94 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है या गीत गा रहा है। तो मशक वाला जो है वह क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 95 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि हार जीत कविता के रचयिता हैं? अशोक वाजपेयी, मलयज, लीलाधर जुगड़ी या मदन कश्यप। तो हार जीत कविता के जो रचयिता हैं यानी कि जो कवि हैं वह कौन है जी? अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 96 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? और यह काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है साथियों कि ज्ञानेंद्रपति जो हैं वह किस प्रशासनिक पद पर थे? जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक या सेना अधिकारी। तो यह कारा अधीक्षक के पद पर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 97 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या विश्व बंधुत्व। तो पंचायती राज में जो है वह पंच परमेश्वर ही खो गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चलिए अगला आपका 98 नंबर प्रश्न है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती हैं? फिल्मी गीत की, शोक गीत की, लोकगीत की या इनमें से कोई नहीं। तो गांव में जो है अब लोकगीत की जो धुनें हैं वह सुनाई नहीं पड़ती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका 99 नंबर प्रश्न है कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? युवकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को या इनमें से कोई नहीं। तो गांव के घर के भीतर आने से जो पहले है वह बुजुर्गों को खास करके आना पड़ता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 100 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? हार जीत, गांव का घर या उषा या पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्रपति जी गांव के घर कविता को लिखे हैं। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों
आप हमें अब यह कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज जितने भी प्रश्न हुए, यानी कि आज की क्लास में हम लोगों ने 50 प्रश्नों का चर्चा किया। इस 50 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि कितने आप सही बनाए हुए हैं। साथियों, आज का यह जो क्लास था जिसमें हमने 50 ऑब्जेक्टिव जो कि काव्यखंड से थे उसको पढ़ा, और पिछले क्लास में हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपके गदखंड से थे उसको पढ़ा। तो आप इन 100 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हमारी ऐसी आशाएं हैं कि यहाँ से आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट रूप से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए, अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग और भी कुछ नए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।